अच्छा, अब हम लोग आते हैं थैलेसीमिया पे, ठीक है। थैलेसीमिया जो है ना, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और किस वजह से होता है? या तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा चेन बिल्कुल भी नहीं होती, और या अगर होती भी है ना तो एबनॉर्मल होती है, ठीक है। सही है। और अगर सही है, दो केसेस हैं, या तो बिल्कुल नहीं होती, या अगर होती है तो एबनॉर्मल होती है, या तो माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप ऑफ थैलेसीमिया होते हैं, एक अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। मेनली जो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है, दैट इज़ द बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया स्टार्ट करने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारे पास जो अल्फ़ा चेन है ना, अल्फ़ा ग्लोबुलिन जो होता है ना, ठीक है, उसमें जो जीन इनकोड करते हैं ना, वो हमारे पास 4 जीन्स हैं, ठीक है। और वो जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो बीटा चेन होती है ना, वो हमारे पास उसके लिए 1 जीन इनकोड कर रहा होता है, ठीक है। वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर लाई कर रहा होता है। अब हम लोग आते हैं बीटा थैलेसीमिया पे, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, बीटा नॉट एंड बीटा प्लस, ठीक है। बीटा पॉजिटिव या बीटा प्लस भी आप कह सकते हो। बीटा नॉट ये होता है कि जो बीटा चेन्स होती है, बीटा ग्लोबिन जो होता है, ये ग्लोबुलिन नहीं है, ग्लोबिन है, ठीक है। बीटा ग्लोबिन जो होता है, ये चार चेन या तो बिल्कुल नहीं होती, और बीटा पॉजिटिव में होता है कि होती है तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, या तो एबनॉर्मल होती है, ठीक है। ये दो कैटेगरीज हो गई हैं, ठीक है। अब टाइप्स पे आते हैं ना। टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एंड थैलेसीमिया मेजर, ठीक है। थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर में हमारे पास जो है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ना बीटा चेन में, ठीक है, उसमें हमारे पास उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो अमाइनो एसिड है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती है। अब जो माइनर थैलेसीमिया होता है ना, इसकी सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते और सवेयर भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट और मेजर की बात करें ना, तो वो एज़ कम्पेयर टू माइनर जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयर होते हैं, ठीक है। सबसे इसके बाद हम लोग करते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीट की टाइप से ना, तो इसमें हमारे पास बी पॉजिटिव आता है, मतलब कि हमारे पास जो बीटा चेन है ना, वो होती तो है, लेकिन ये माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, या तो एबनॉर्मल होती है, ठीक है। और जो मेजर होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास बीटा चेन या तो बिल्कुल भी नहीं होती मेजर में, मतलब बीटा ज़ीरो, ठीक है, बीटा नॉट। और या तो अगर होती है तो एबनॉर्मल होती है, ठीक है, और या तो माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, ठीक है। बीटा मेजर में जो प्रीडोमिनेंटली हमारे पास कैटेगरी प्रेजेंट होती है वो बी नॉट होती है, ठीक है। फिर इस पर अब हमारे पास म्यूटेशन की वजह से बीटा ग्लोबिन चेन जो है ना, वो क्यों नहीं बनती, बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस क्यों नहीं होती? देखो, सबसे पहले हमारे पास जब आरएनए बन जाता है ना, सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, सही है। तो जो आरएनए बनता है तो हमें पता है उसकी स्लाइसिंग होती है, सही है, इंट्रॉन वगैरह बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्लाइसिंग नहीं होती। जब स्लाइसिंग नहीं होती ना, तो ऑब्वियसली जब स्लाइसिंग नहीं होगी तो मैच्योर आरएनए नहीं बनेगा। जब मैच्योर आरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन वगैरह भी नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी ना, ठीक है। या तो ये होता है, या तो अगर स्लाइसिंग हो भी रही है ना, तो कुछ रीजन में स्लाइसिंग हो जाती है, कुछ रीजन में स्लाइसिंग नहीं होती। तो कुछ जिन रीजन में स्लाइसिंग हुई होती है तो उससे हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन बन जाती है, और जिन में नहीं हुई होती उनसे नहीं बनती, तो हमारे पास जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एक ये बात होगी। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास जो प्रोमोटर रीजन है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। जब प्रोमोटर रीजन में म्यूटेशन हो जाती है ना, तो इसकी वजह से जो हमारे पास रेट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, वो कम से कम होती है, ठीक है। विच कॉजेज रिड्यूस रेट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन कम से कम होती है। फिर थर्ड ये होता है कि हमारे पास जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है ना, तो आरएनए की सिंथेसिस जब इसकी इंट्रॉन वगैरह से बाहर निकल जाते हैं ना, तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो एडिशन होती है, ठीक है। अब स्टॉप कोडॉन अगर ऐड नहीं होंगे ना, तो हमारे पास मिच्योर आरएनए नहीं बनेगा। जब मिच्योर आरएनए नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बॉडी में, वो साइटोप्लाज्म में जहाँ पे उसने जाना है राइबोसोम वगैरह तक, वहाँ तक नहीं जाएगा, तो मेनली जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो मेनली जो है ना, चेन क्यों नहीं बनती? एक तो स्लाइसिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो प्रॉपर नहीं हो रही है, या तो बिल्कुल नहीं हो रही, या तो हमारे पास प्रोमोटर रीजन में म्यूटेशन हो जाती है, और या तो हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स नहीं बनते, ठीक है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पे ना, थैलेसीमिया के मैकेनिज्म पे। अब मैकेनिज्म इसका ये होता है
मैकेनिज़्म इसका ये होता है कि हमारे पास देखो सबसे पहले जो बीटा चेन होती है ना तो वो एबनॉर्मल है या तो बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो अगर पॉजिटिव है तो मतलब बीटा चेन की क्वांटिटी कम है। अब बीटा चेन की अगर क्वांटिटी कम होगी तो हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा ना। मतलब जो HbA है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल भी कम होगा। जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो RBC में हीमोग्लोबिनाइजेशन भी नहीं होगी। जब हीमोग्लोबिनाइजेशन नहीं होगी तो जो RBC बनेंगे ना वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। बी पॉजिटिव है मतलब ना कि हमारे पास इससे क्या होगा कि बीटा ग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी ना, तो जिसकी वजह से जो RBC बनेंगे तो उसमें भी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी ना। अल्टीमेटली माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या होता है कि हमारे पास बीटा चेन तो कम है लेकिन अल्फ़ा चेन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली अल्फ़ा चेन जो है वो अगर ज़्यादा हो गई तो वो टॉक्सिक हो जाएगी। अगर वो टॉक्सिक है तो सेल मेम्ब्रेन जो एक तो RBC की डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू हो जाएगी, दूसरे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना उनकी डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो हीमोलिसिस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और एरिथ्रोपोइसिस होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटल सेल्स होते हैं ना, एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटल सेल्स उनकी भी डिस्ट्रक्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है बाय एपोप्टोसिस। अच्छा, और तीसरी बात ये होती है कि इसमें आयरन ओवरलोड भी हो जाता है क्योंकि RBC की हेमोलिसिस होती है ना तो उसकी वजह से उससे आयरन रिलीज होता है। एज वेल एज जो होता है हीमोसिड्रिन का लेवल भी बॉडी में हीमोसिड्रिन नहीं, हेप्सिडिन हेप्सिडिन का लेवल भी बॉडी में कम हो जाता है। जब हेप्सिडिन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो आयरन की रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। क्या होता है कि हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन का लेवल कम होता है ना, ग्लोबिन का लेवल। ठीक है, जो बीटा ग्लोबिन का लेवल कम होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता जिसकी वजह से हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक बन जाता है। ठीक है, दूसरा अल्फा चेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो हमारे पास वो होती है टॉक्सिक होती है जो मोलिसिस काज करती है RBC की। इसके अलावा प्रोजेनेटर सेल्स की जो है ना डिस्ट्रक्शन भी कॉज करती है। थर्ड, आयरन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बीटा हीमोलिटिक। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया। अब हम आते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया पे ना। अल्फ़ा थैलेसीमिया में मेनली अल्फ़ा चेन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। और हम लोगों ने जब बीटा चेन पढ़ा था ना तो बीटा थैलेसीमिया जब हमने पढ़ा था तो बीटा थैलेसीमिया में हमने कहा था कि म्यूटेशन होती है बीटा चेन की। ठीक है, लेकिन इस अल्फ़ा थैलेसीमिया में म्यूटेशन नहीं होती, इसमें डिलीशन होती है जीन्स की। ठीक है, देखो अब जो अल्फ़ा ग्लोबिन जो चेन बनती है ना उसके लिए जो जीन इनकोड करते हैं वो 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, और अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है ना तमाम हीमोग्लोबिन को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो HbA हो, चाहे वो HbA2 हो या चाहे वो HbF हो। ठीक है, तमाम हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर डिलीशन ऑफ वन जीन हुआ है ना तो इसको आप कहोगे साइलेंट कैरियर स्टेट। डिलीशन ऑफ वन जीन को आप साइलेंट कैरियर स्टेट कहोगे। अगर हमारे पास डिलीशन चारों की चार ही जीन्स की हो गई है ना तो फिर क्या होगा कि अगर बच्चों में हुआ है ऑब्वियसली HbF में हुआ है ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा जो है वो इंट्राविट्रो डेथ में चला जाएगा, मतलब वो मर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिलीवरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। देखो असल में ना बच्चों में हमारे पास होते हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 गैमा। ठीक है, 2 अल्फ़ा एंड 2 गैमा, आ गया तो उल्टा बना दिया गैमा। ठीक है, 2 अल्फ़ा होते हैं 2 गैमा होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्वियसली अल्फ़ा नहीं है ना तो हमारे पास गामा जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब गैमा 4 हो जाएंगे ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि और गैमा में ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो गैमा की बहुत ज़्यादा है लेकिन डिलीवरिंग कैपेसिटी जो है ना वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब कैरी तो कर लेता है ठीक है लेकिन डिलीवर ही नहीं कर पाता। जब डिलीवर नहीं कर पाता तो बच्चा जो है वो मर जाता है। ठीक है, सेल्स जो है वो मर जाते हैं, बच्चा मर जाता है। और दूसरी बात ये है थर्ड, अगर डिलीशन ऑफ 3 जीन्स हो जाए और एक जीन बच जाए ना तो तब क्या होता है कि एक्सेसिव जो है वो चेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे अल्फ़ा तो बन नहीं रहा ना तो बीटा या तो बीटा 4 बन जाते हैं या तो गैमा 4 बन जाते हैं। अगर बीटा 4 बन जाए ना तो उसको आप HbH कहते हो और अगर गैमा 4 बन जाए ना तो उसको आप HB बाट कहते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे ना। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास देखो अगर माइनर है ना थैलेसीमिया माइनर है या वो क्या वो जो साइलेंट ट्रेट था ना अल्फ़ा वाला ना, अगर वो है तो हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी होती है माइक्रोसिटिक होता है, हाइपोक्रोमिक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो
टारगेट सेल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। टारगेट सेल ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, तो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लम्प होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो क्लम्प होना शुरू हो जाता है और वो हमारे पास ऐसे बुक में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। अच्छा, जब वो आरबीसी जो साइटोप्लाज्म जो है वो क्लम्प हो जाता है ना, तो वो एज अ डार्क रेड पडल अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि टारगेट सेल्स जो होते हैं ना, उसमें सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या क्या मायने में क्या क्या ट्रायल्स होते हैं? हाइपोक्रोमिक होता है, माइक्रोसेटिक होता है और टारगेट सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर मेजर में हमारे पास ये तीन चीज़ें तो मेजर में भी है, माइक्रोसेटिक, हाइपोक्रोमिक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पायोकाइलोसाइटोसिस होता है, एनाइजोसाइटोसिस होता है, पायो काइलोसाइटोसिस, एनाइजोसाइटोसिस होता है। इसके अलावा हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया के अलावा जो होता है हाइपरप्लेजिया, जो एथेरॉइड हाइपरप्लेजियास की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं ना एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोसिस वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है, स्प्लीनोमेगाली वगैरह बनना शुरू हो जाता है, स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हाँ। और ये बात याद रखना है, थैलेसीमिया में बंदा जो होता है ना, उस कैंसर की तरह उसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब बॉडी ऐसी कमज़ोर हो जाती है ना, जिसको हम केकेशिया कहते हैं, और हीमोसिड्रोसिस वगैरह भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कोर्स ट्रीटमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को थैलेसीमिया है ना, और वो भी थैलेसीमिया मेजर है ना, तो इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो ऑक्सीजन आयरन ओवरलोड जो हो रहा है ना, उसको हम कम से कम करते हैं, मतलब बॉडी का हम कोशिश करते हैं कि आयरन ओवरलोड ना हो ना। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन लाइफ की जो वो है ना, मतलब वो बंदा जो होता है वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकता, बच्चा, मतलब कुछ साल तक ही ज़िंदा रहता है, मेनली 10 15 20 25 साल तक ज़िंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, ठीक है। इवन दो अगर आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी देते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ थैलेसीमिया पेशेंट एंड कब तक वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दैट्स इट। और अगर माइनर हो या इंटरमीडिएट हो तो उसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, और डायग्नोसिस आप मेनली आप स्मेल्स तो देख लो, तो पेरिफेरल स्मेल्स देख लेते हो, उसमें आरबीसीज देख लेते हो, हीमोग्लोबिन वगैरह देख लेते हो, लेकिन मेनली जो टेस्ट करते हैं ना हम थैलेसीमिया के लिए, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। इवन बच्चों में भी अगर वो प्रेग्नेंट लेडी हो ना, और हमने देखना है कि बच्चों को थैलेसीमिया वगैरह तो नहीं है, तो हम लोग जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो उससे ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।